हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 9वीं कक्षा की पहली इकाई का 11वां अध्याय यानी कि पाठ क्रमांक 11 जिसका नाम है निर्माणों के पावन युग में, इसका अध्ययन करेंगे। इसके कवि हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का युग अनुसंधान का युग है, यानी नई नई खोज की जाती है, वैज्ञानिक आविष्कार होते हैं। लेकिन हमारा भारत देश एक महान देश है। इसमें हमेशा से हमारी संस्कृति को सम्मान दिया जाता है। वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है उसको महत्व दिया जाता है। अतिथि देवो भव को सर्वोपरि समझा जाता है। लेकिन आज भौतिक सुख सुविधाओं के देखते हुए जीवन के मूल्यों का ह्रास होता जा रहा है। लोगों में प्रेम, भाईचारा, सद्भाव, सहानुभूति, दया और ममता आदि के भाव निरंतर लुप्त होते जा रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप चोरी, डकैती, हत्याएं, मारकाट एवं अपराधों में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। कोई भी संसाधन बनाने से पहले मनुष्य का उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर जरूर हमें विचार करना चाहिए। ऐसा न हो कि मनुष्य भौतिक सुख सुविधाओं को पाने की होड़ में अपने जीवन के मूल्यों को ही भूल जाए। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, अच्छा और एक बुरा। इसलिए हमें उसके अच्छे पहलू को ही अपनाना चाहिए। इसलिए इस कविता का नाम कवि ने निर्माणों के पावन युग में रखा है। निर्माण का अर्थ है बनाना, यानी रचना करने वाले रचनाकार। हमारी जो सुख सुविधाओं के लिए नए नए संसाधन बनाने का युग है, ये इस कविता में कवि ने नूतन अनुसंधान, संस्कृति के सम्मान, जगत कल्याण एवं उत्थान करने के साथ ही साथ चरित्र निर्माण को भी विशेष महत्व प्रदान किया है। इस कविता के कवि का नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी है। इनका जन्म 25 दिसंबर सन 1924 को मध्य प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 16 अगस्त सन 2018 में नई दिल्ली में हुई थी। ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री होने के साथ साथ कवि, पत्रकार व प्रखर वक्ता भी हैं। आपकी रचनाएं जीवन की जिजीविषा, जिजीविषा का अर्थ है जीने की इच्छा, राष्ट्र प्रेम और ओज से परिपूर्ण है। प्रमुख रचनाएं हैं मेरी 51 कविताएं, कविता संग्रह, कुछ लेख, कुछ भाषण, बिंदु बिंदु विचार, अमर बलिदान, गद्य रचनाएं इत्यादि। बच्चों, निर्माणों के पावन युग में इस कविता की जानकारी लेने के बाद अब हम इस कविता का स्पष्टीकरण देखेंगे, जहां हम प्रत्येक परिच्छेद का सरल अर्थ देखेंगे और साथ ही साथ उन परिच्छेदों के अंतर्गत आए कठिन शब्दों का अर्थ भी लेंगे। अब हम प्रस्तुत कविता के पहले छंद के अंतर्गत आए कठिन शब्दों को देखेंगे, जिसमें सबसे पहला शब्द है निर्माण, अर्थात बनाना या फिर रचना करना। पावन का अर्थ होता है पवित्र। उसके बाद है अंतिम शब्द वसुधा, जिसका अर्थ है पृथ्वी। कठिन शब्दों के अर्थ लेने के बाद अब बारी आती है सरल अर्थ की। तो सबसे पहले हम पंक्तियाँ पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने इस युग को निर्माण का पावन युग कहा है। उन्होंने युग के निर्माण के साथ ही चरित्र के निर्माण पर ध्यान देने की बात कही है। इन पंक्तियों में यह संदेश दिया गया है कि निर्माण के इस युग में स्वार्थ की जो आंधी चली है, उसमें जगत के कल्याण को नहीं भूलना चाहिए। अब हम निर्माणों के पावन युग में इस कविता के दूसरे छंद के अंतर्गत आए कठिन शब्दों को देखेंगे, जिसमें सबसे पहला शब्द है अगम, यानी अपार। अगाध का अर्थ होता है अथाह, सिंधु यानी कि सागर। मझधार का अर्थ होता है लहरों के बीच। जटिल यानी कि कठिन। नूतन अर्थात नया। और अनुसंधान का अर्थ है खोज। पंक्तियों के अंतर्गत आए कठिन शब्दों का अर्थ लेने के बाद अब हम पंक्तियाँ पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने कहा है कि जीवन संघर्षों का महासागर है। इसका पार पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जब तक साहस है अर्थात जब तक हिम्मत है, तब तक समस्याओं के मझधार में डूबना स्वीकार नहीं कर सकते हैं।
यह भी नहीं भूलना चाहिए कि नए नए अनुसंधान यानी कि खोज और समस्याओं का गहन गहन यानी कि गहराई से अध्ययन कर उसका समाधान भी निकाला जा सकता है। अब हम इस कविता के तीसरे छंद के अंतर्गत आए कठिन शब्दों को देखेंगे, जिसमें सबसे पहला शब्द है निर्माण अर्थात रचना करना या बनाना, पावन अर्थात पवित्र, और अंतिम शब्द है वसुधा जिसका अर्थ होता है पृथ्वी। कठिन शब्दों का अर्थ लेने के बाद अब हम पंक्तियाँ पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि यह युग निर्माणों का अर्थात विकास का युग है। यह युग बहुत पवित्र है, पर निर्माणों के साथ साथ चरित्र निर्माण भी बहुत आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। निर्माण के सामने हमें चरित्र निर्माण की बात भुलानी नहीं चाहिए। हर और लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। कवि कहते हैं कि अपनी हित साधना की आंधी में हमें संसार के कल्याण की बात को भूलना नहीं चाहिए। अब हम निर्माणों के पावन युग में इस कविता के चौथे छंद में आए कठिन शब्दों का अर्थ देखेंगे, जिसमें सबसे पहला शब्द है शील जिसका अर्थ होता है संकोची प्रवृत्ति, दूसरा शब्द है विनय अर्थात नम्रता, और अंतिम शब्द है कौमुदी जिसका अर्थ होता है चांदनी। कठिन शब्दों का अर्थ लेने के बाद अब हम पंक्तियाँ पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक अधिकार नहीं है, कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि शील विनय आदर्श और श्रेष्ठता के तारों के बगैर झनकार नहीं हो सकती है, अर्थात इन गुणों के बगैर सम्मान और विकास संभव नहीं है। कवि कहते हैं लोगों में अच्छे आचरण अपनाने, विनम्र बनने, आदर्श कहलाने तथा दूसरों से अधिक श्रेष्ठ होने की भावना जागृत करना जरूरी है, तभी लोगों में चेतना आ सकती है। नैतिक गुणों के बगैर शिक्षा भी अपने उद्देश्यों में पूरी तरह सफल नहीं हो सकती है। अतः यश और सम्मान की चकाचौंध में संस्कृति का सम्मान करना नहीं भूलना चाहिए। अब हम पांचवें छंद के अंतर्गत आए कठिन शब्दों को देखेंगे, जिसमें सबसे पहला शब्द है निर्माण अर्थात रचना या बनाना, पावन का अर्थ होता है पवित्र, वसुधा का अर्थ होता है पृथ्वी। कठिन शब्दों का अर्थ लेने के बाद अब हम पंक्तियाँ पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। इन पंक्तियों में कवि ने इस युग को निर्माण का पावन युग कहा है। उन्होंने युग के निर्माण के साथ ही चरित्र के निर्माण पर ध्यान देने की बात कही है। इन पंक्तियों में यह संदेश दिया गया है कि निर्माण के इस युग में स्वार्थ की जो आंधी चली है उसमें जगत के कल्याण को नहीं भूलना चाहिए। अब हम निर्माणों के पावन युग में इस कविता के छठवें छंद में आए कठिन शब्दों को देखेंगे, जिसमें सबसे पहला शब्द है उपकार अर्थात भला या भलाई, भौतिकता का अर्थ होता है सांसारिकता, और अंतिम शब्द है उत्थान जिसका अर्थ होता है उन्नति। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है, भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। कवि कहते हैं कि नवयुग के नव निर्माणों अर्थात आविष्कारों में यदि इंसानियत की भावनाओं के लिए जगह नहीं है, उसके लिए प्यार नहीं है, तो वह व्यर्थ है। कवि कहते हैं कि आविष्कारों से जिन वस्तुओं का निर्माण हुआ है, यदि वे मनुष्य के काम की नहीं है, उनसे प्राणियों का कोई भला नहीं होता, तो यह विज्ञान व्यर्थ है, इसे सृजनहीन ही कहा जाएगा। यदि मानव जाति का कल्याण नहीं होता है तो विज्ञान की सारी खोज व्यर्थ है। सांसारिक सुख एवं विकास में जीवन के मूल्य उद्देश्य को नहीं भूलना चाहिए। यहाँ पर कवि कहते हैं कि भौतिक तड़क भड़क के बढ़ते प्रभाव में आकर हम अपने जीवन का उत्थान करना न भूलें। अब हम इस कविता के अंतिम छंद में आए कठिन शब्दों को देखेंगे,
जिसमें सबसे पहला शब्द है निर्माण अर्थात रचना करना या बनाना। पावन का अर्थ होता है पवित्र और अंतिम शब्द है वसुधा जिसका अर्थ होता है पृथ्वी। अब हम पंक्तियाँ पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने इस युग को निर्माण का पावन युग कहा है अर्थात पवित्र युग कहा है। उन्होंने युग के निर्माण के साथ ही चरित्र के निर्माण पर ध्यान देने की बात कही है। इन पंक्तियों में यह संदेश दिया गया है कि निर्माण के इस युग में स्वार्थ की जो आंधी चली है उसमें जगत के कल्याण को नहीं भूलना चाहिए। तो हमारी आज की यह कविता यही समाप्त होती है। धन्यवाद।